सो नाउ विल डिस्कस अगेन जो हमने पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसी को डिस्कस करना है। एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट। जैसे मैंने बताया था ना, एक हमारे पास पोलराइजर होता है और एक एनालाइजर होता है, तो हम एनालाइजर की हेल्प से एनालाइज करेंगे। तो द लाइट कैन बी एनालाइज फॉर द काइंड ऑफ पोलराइजेशन बाय यूजिंग द टूरमैलाइन क्रिस्टल। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एनालाइजर है, एनालाइजर की हेल्प से हम जो है ये बता सकते हैं कि जो पोलराइज लाइट है वो किस डायरेक्शन में है। जो पोलराइज लाइट है वो किस डायरेक्शन में है। तो सपोज कीजिए एक ऑर्डिनरी लाइट, एक ये टूरमैलाइन क्रिस्टल है, एक ये टूरमैलाइन क्रिस्टल है, ठीक है। और आपके पास ये ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। ये आपकी ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट जब पोलराइजर से पास कर जाएगी तब जो है आपके पास पोलराइज्ड लाइट आ जाएगी। दिस इज पोलराइज्ड लाइट। और इसके बाद जो आपके पास मिला, जैसा मैंने बताया था, इसे अब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। पोलराइज्ड लाइट की बजाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। जैसे मैंने कहा था कि पोलराइजेशन इन केस ऑफ लाइट वेव्स इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइजर आ गया, उसके बाद हमने एनालाइजर से पास किया। एनालाइजर से पास करके आपकी वाइब्रेशंस जो है ऐसे चलेंगी, क्योंकि वाइब्रेशंस जो है पैरेलल टू दी एक्सिस थी। यहाँ पे आपके पास दोबारा से प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ गई, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया था कि जैसे जैसे मैं एनालाइजर को रोटेट करूंगा, ये चीज़ें आपको बता दी हैं, मैं दोबारा से सिर्फ रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। जैसे जैसे मैं एनालाइजर को रोटेट करूंगा, जो इंटेंसिटी है वो लाइट की, प्लेन पोलराइज लाइट की, वो रिड्यूस होती रहेगी। और जैसे ही एनालाइजर जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्सिस के, उस केस में जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ पोलराइज लाइट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेलिस लॉ। Malus law states that when a completely plane polarized light from a polarizer is incident on an analyzer, जब एक completely plane polarized light किसी एनालाइजर पे इंसिडेंट होती है, उस केस में जो इंटेंसिटी है, जैसा मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ इंटेंसिटी आई नोट थी, ये आई नोट बाई 2 थी। जब पैरेलल होगा ये एनालाइजर इन वाइब्रेशंस के, तब तो इंटेंसिटी आई नोट बाई 2 रही। जब इसे रोटेट किया ये आई नोट बाई 2 से कम हो गई, और रोटेट करूंगा तो और कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली 0 हो जाएगी। तो ये जो मेलिस लॉ है, ये जो है ना इंटेंसिटी का फॉर्मूला देता है। ये बोलता है कि जब प्लेन पोलराइज लाइट किसी एनालाइजर से पास करेगी, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी एनालाइजर से पास करेगी, ठीक है, उस केस में जो इंटेंसिटी आपके पास आउटपुट में मिली या ट्रांसमिटेड लाइट में मिली, वो जो इंटेंसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल between direction of transmission and polarizer। कहने का मतलब क्या है, देखिए
इस केस में एंगल 0 है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। सपोज कीजिए मैंने 30 डिग्री से रोटेट कर दिया। इनिशियली क्या था, ये था, अब मैंने इसे 30 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो इंटेंसिटी किस तरह से, कोस ये क्या है, कोस 30 हुआ। तो इंटेंसिटी अगर मुझे बतानी है, इट इज स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एंड पोलराइजर। कोस के 30, कोस 30 कितना होता है 1/2। तो इंटेंसिटी जो है, अगर आई नोट थी तो आई नोट डिवाइड कोस 30 1/2 होता है, तो 1/4 हो गया। तो इंटेंसिटी जो है 1/4 रह जाएगी। कोस 60 के अकॉर्डिंग उस तरह से हो जाएगी। तो जो ये मेलिस लॉ है, ये बेसिकली हमें ये जो है ना रिलेशन बताता है कि अगर कितने एंगल एनालाइजर का कैसे एंगल चेंज होगा तो कैसे जो है इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस करेगी। ये हमें मेलिस लॉ बताता है। इसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। सबसे पहले हम जो है मेलिस लॉ की डेरिवेशन पढ़ेंगे अपने इसमें। उसके बाद ये जो चीज़ मैंने अभी पीछे कराई है ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सपोज कीजिए आपके पास एक पोलराइजर है जिसकी जो ट्रांसमिशन ओपी जो है, जिसकी डायरेक्शन ओपी उसका एक्सिस है, ओपी। एक पोलराइजर है जिसकी ओपी जो डायरेक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट की। लेट अस से ओए एज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू एन एनालाइजर। एक जो एनालाइजर से जब एनालाइजर से पास किया, सपोज कीजिए उस टाइम जो डायरेक्शन थी वो ओ ए थी, ठीक है। लेट अस से थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू ट्रांसमिशंस। थोड़ा सा मैं इसे बेटर ड्रॉ कर लेता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी आपके लिए। OP is the direction of transmission through polarizer and OA is the direction of transmission through analyzer, and let's say theta is the angle between these two directions. Let's small a is equal to OP is equal to small a. Let OP is equal to small a is the amplitude of polarized wave जो कि polarizer से आया। जो small a है वो मेरा amplitude है पोलराइज लाइट का, जो कि पोलराइजर से पास करने पे आया। अब मैं इस ए को जो है दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लूंगा। एक क्या हो गया, ए कोस थीटा हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ठीक है। अब इट इज क्लियर दैट द एनालाइजर, अब एनालाइजर की डायरेक्शन देखो कौन सी है, एनालाइजर की डायरेक्शन तो ओ ए है, तो मतलब ए कोस थीटा जो है वो तो पास कर जाएगा। अब ए साइन थीटा की जो डायरेक्शन है वो ओ ए के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए साइन थीटा विल नॉट पास। क्यों? क्योंकि एनालाइजर के परपेंडिकुलर है उसकी डायरेक्शन, तो सिर्फ ए कोस थीटा जो है वो पास करेगा। इंटेंसिटी जो है आपको पता है, इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। एम्पलीट्यूड कितना पास किया है एनालाइजर से, ए कोस थीटा, तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होएगी, ए कोस थीटा स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर इज आई नॉट इंटू कोस थीटा। दिस इज योर मेलिस लॉ, प्रूफ ऑफ मेलिस लॉ। क्लियर? अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे जो आपको आपके लिए ऑब्वियस है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये कहता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 0 होने का मतलब मैंने आपको बताया था कैसा होएगा, ये थीटा 0 है, ठीक है। और 180 होने का मतलब क्या, मैंने इसे पूरा घुमा के उल्टा रख दिया, क्या फर्क पड़ता है अगर पूरा कंप्लीट घुमा के वापस उसी डायरेक्शन में ले आया, थीटा फिर भी 180 डिग्री है। सो उस केस में कोस 0 या फिर कोस 0 क्या होता है 1 होता है, कोस 180 क्या होता है -1 होता है। लेकिन जो फॉर्मूला है वो तो, सॉरी मैंने फॉर्मूला में ये कोस स्क्वायर लिखना था, कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला जो है वो है कोस स्क्वायर थीटा, मतलब वो तो हमेशा 1 ही हो जाएगा,
इसका मतलब आई जो है डेट विल बी इक्वल टू आई नोट इन केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180। मतलब जब प्लेन पोलराइज लाइट एनालाइजर से पास करती है तो इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं आता, एज सच ही इंटेंसिटी रहती है। ये तो ये केस हो गया। सेकंड केस हम पढ़ेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू सबसे 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा कोस 90 कितना होता है 0। ये वाला केस है भाई, ये वाला। इसमें मैंने बताया था ना कि क्योंकि वाइब्रेशंस जो है बिल्कुल भी पास नहीं करेंगी, जब वाइब्रेशंस पास नहीं करेंगी कोस 90 0 है, कोस 90 0 होने का मतलब जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो कुछ भी पास नहीं करेगा एनालाइजर से। देखो जो हमने ऑब्जर्वेशन की थी, जो हमने बेसिक्स पढ़े थे, वैसा ही आपको कुछ ऑब्जर्व इसमें भी हुआ। अब आपको ये डायग्राम भी आ सकता है कि ग्राफ ड्रॉ करो फॉर इंटेंसिटी वर्सेस थीटा इन केस ऑफ एनालाइजर। मैलस लॉ के साथ आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करने को आ सकता है। बहुत सिंपल डायग्राम है, ग्राफ है आई वर्सेस थीटा। थीटा की मैं वैल्यूज ले लेता हूँ अलग अलग। लेट से एक मैंने ले ली 90 डिग्री, ठीक है, एक मैंने ले ली 180 डिग्री, देन आई टुक 270 डिग्री, देन आई टुक 360 डिग्री, और ये है 0 डिग्री। इंटेंसिटी 0 डिग्री पे मैक्सिमम होती है कितनी आई नोट। लेट से दिस इज योर आई नोट, तो मैक्सिमम होएगी। 90 पे क्या है वो 0 हो जाएगी, तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा बन जाएगा। 180 पे वो फिर से मैक्सिमम पे चले जाएगी, 180 पे वो फिर से मैक्सिमम पे चलेगी, 270 पे वापस 0 पे चली जाएगी, 360 पे वो वापस मैक्सिमम पे चली जाएगी। ये आपका ग्राफ है फॉर इंटेंसिटी वर्सेस थीटा इन केस ऑफ एनालाइजर। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि हम ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई हम उसको जो है ये टूरमैलाइन क्रिस्टल से पास कर देंगे तो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सिंपल मेथड्स होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। मेथड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। सो इसमें जो है हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। एक रिफ्लेक्शन के थ्रू भी हम जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड, ट्रांसमिशन थ्रू ए पाइल ऑफ प्लेट्स। पाइल का मतलब झुंड, गुच्छा, मतलब एक प्लेट्स का लेते हैं उसके थ्रू पास कराने पे। फिर थर्ड, डबल रिफ्रैक्शन। फोर्थ, स्कैटरिंग। फिफ्थ, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय क्रिस्टल। तो अब हम ये सारी जो है ना पांचों केसेस एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक या दो कोई भी आ सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फर्स्ट वी विल डिस्कस पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने का, जिसे मैलस ने 1808 में डिस्कवर किया था। ये कहता है कि जब कोई ऑर्डिनरी लाइट किसी मीडियम से रिफ्लेक्ट होएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास एक एक्स वाई जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। इसकी जो इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो कुछ ये है, जिसे मैं एन डैश से लिख देता हूँ। तो आपके पास एक ऑर्डिनरी लाइट इंसिडेंट हुई, आपके पास एक ऑर्डिनरी लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई, ठीक है, एट सम पॉइंट बी। आपको ऑर्डिनरी लाइट की एक क्वालिटी पता है। ऑर्डिनरी लाइट की क्वालिटी क्या है, उसकी जो है वाइब्रेशंस जो है दो डायरेक्शंस में होती हैं। ऑर्डिनरी लाइट की जो है आपकी दो डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। लेट्स से आई राइट इट एज ए।
तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन की आपको प्रॉपर्टी पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुई, रिफ्लेक्ट बैक होने पे जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है सिर्फ एक ही उसमें होगी। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो कैसी भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, सपोज ये इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, वापस से एक और इस डायरेक्शन में हो सकती है, कोई इस डायरेक्शन में होगी दोबारा से, कोई दोबारा से इस डायरेक्शन में होगी। उसके बाद अगर मुझे इसे एनालाइज करना है कि कैसी कैसी किस डायरेक्शन में है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक एनालाइज़र से पास कराता हूँ और उसके बाद नोटिस करता हूँ कि कैसी है, एक एनालाइज़र से पास करा के। तो हुआ क्या, आपकी ऑर्डिनरी लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई। सिंपली कैसे, जस्ट बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो आपने जो है एनालाइजर की हेल्प से जो है, अब एनालाइजर की हेल्प से आप जो है एनालाइज करोगे, इस जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनी है ना, इसको एनालाइज करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनालाइजर कैसे बताएगा आपको। अब आपने जो एक टॉर्मलाइन क्रिस्टल जो है वो इसके जो है ना पाथ पे, रिफ्लेक्टेड बीम के पाथ पे रख दिया। अब इस क्रिस्टल को रोटेट करो अबाउट दिस एक्सिस BC और एग्जामिन करो ट्रांसमिटेड लाइट को केयरफुली। इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज वेरिएशन इन इट्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में वेरिएशन आ रहा है। आपको पता है कि जब एनालाइजर को रोटेट करने से इंटेंसिटी में वेरिएशन आए, इसका मतलब वो लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड या फिर पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी वेरिएशन में इंटेंसिटी में वेरिएशन आ रहा है, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट आई है वो पार्शियली पोलराइज्ड है। अब ऐसा करता हूँ कि मैं टॉर्मलाइन क्रिस्टल को ना फिक्स कर देता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे जो इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम है। ठीक है, इंटेंसिटी जिस डायरेक्शन में, मतलब जिस एंगल पे इंटेंसिटी मिनिमम आती है, मैंने उस डायरेक्शन में अपने टॉर्मलाइन क्रिस्टल को फिक्स कर दिया। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी करूंगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरिड टिल द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट ऑलमोस्ट बिकम्स जीरो। मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करता रहूंगा, तब तक करूंगा जब तक जो मेरी इंटेंसिटी है एनालाइजर से पास होने पे वो जीरो ना आ जाए। इस पोजीशन पे द परसेंटेज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द रिफ्लेक्टेड पार्ट, जो प्लेन